अब तीसरा पॉइंट क्या रहने वाला है बताओ। मैंने 4-5 पॉइंट बताने वाला हूँ, उसी में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। क्या आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है? अगर रोड अच्छे हो तो आप क्या है कहीं पर जल्दी पहुंच सकते हो। जैसे एक एक्सप्रेसवे बना था, ठीक है, जिससे हम लोग क्या है कि यहाँ से जयपुर मतलब 3-3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा और भी कम टाइम लगता है। अभी बना है ये तो नहीं, 2 साल हो गए उस चीज को, ठीक है, उद्घाटन किया था मोदी जी ने। फंक्शनल तो अभी जनवरी में हुआ। अभी सुनो, तो अब मान लो कि लेट सपोज कर लो कि आपको 6 घंटे लगते हैं जयपुर से यहाँ आने में, क्या डेली ट्रेवल कर पाओगे? 12 घंटे तो आने जाने में। अब मान लो किसी को दूध बेचना है, किसी का मिल्क का काम है, उसे पता है भाई 3 घंटे में मतलब मैं आ जाऊंगा दिल्ली। सुबह आएगा, 5 बजे चलेगा, 8 बजे से उसका काम शुरू हो गया, 4-5-6 घंटे बेचेगा, वापस चला जाएगा वो अपने घर। कई सारे टीचर्स बेचारे मतलब ऐसे आते थे कि उनकी गवर्नमेंट जॉब दिल्ली में थी, अब उन्हें आना है, तो उनको आसानी हो गई या नहीं होगी? हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो जिस पर दूसरी चीजों का डेवलपमेंट टिका हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जो दूसरी चीजों में हमें क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? बात समझ आ गई? तो अब देखिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो 1853 में, कब की बात है? 1853 की बात है। कुछ पता है आप लोगों को इसमें क्या हुआ था? इतना मुंडी हिला दो बस है, बताइए। अब देखो 1 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस, इसमें क्या किया गया? पहली रेलवे चलाई गई, ठीक है, 1853 में। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा ही नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। 1853 में ही फर्स्ट टेलीग्राम लाइन ये बिछाई गई, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या था? एक एक करके हाँ बताओ क्या? एक्सपोर्ट के लिए? नहीं सर, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में उसके ओरिजिन से लेके पोर्ट तक ले जाने के लिए। वो ब्रिटिशर है वो? कौन है वो? क्या कुछ कह रहे हो, बोलो। वो ब्रिटिशर है, कोई भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं करेंगे। अब आप खुद सोचो कि अभी मैंने एक पॉइंट बताया आपको, क्या क्या भेज रहे हैं ये? अब सोचो कि मैं किसी को ये बोलूं कि भैया देख, तुझे मैं डिलीवरी बॉय बना रहा हूँ, और तुझे जो डिलीवरी करनी है ना पैदल करनी है पूरे उत्तम नगर में, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो ब्रिटिशर का भी यही था कि भैया अब उनका जो फिनिश गुड्स आ रहे हैं उसको जल्दी से इंडिया के इंटरनल पार्ट में कैसे पहुंचाया जाए। पर्पस उनका एक ही यही था। बात समझ आ गई? पर हुआ क्या कि इस इंडियन रेलवे की वजह से जो नेशनल मूवमेंट था ना अपना, वो भी अलग अलग जगहों पे पहुंचने लग गया, ठीक है। पर उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? देखो, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाया गया कि आप अपना मैसेज तुरंत कहीं और जल्दी पहुंचा सको, और पर्पस वही था, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया, पर हमारा प्रॉफिट भी होने लग गया उसमें। ये बात समझ आ गई? इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात। हाँ, रोड वगैरह पे काम किया, रेलवेज वगैरह पे काम किया, ठीक है। देखो, जो एयरवेज आएगी वो अभी नहीं आएगी, एयरवेज आती है 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो अभी एयरवेज वाली कोई बात नहीं होगी। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, चौथा पॉइंट समझते हैं, ठीक है। ये क्या है? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है। क्या है ये? क्या आप लोगों को पता है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ क्या होता है? एक क्वेश्चन आपके सुनो, यहां से आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। समझना ध्यान से। ड्रेनेज का मतलब पता है? बह जाए। वेल्थ का मतलब क्या है? धन।
है ना, धन दौलत। दौलत शब्द कितना अच्छा लगता है ना। मतलब इंडिया का जो वेल्थ है वो बह गया। कहां से बह गया? इंडिया से बह गया। अब सुनना ध्यान से। देखो, यहां पर आप लोगों ने देखा कि इससे वो टैक्स कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? टैक्स। आज गवर्नमेंट हमसे टैक्स कमाती है नहीं कमाती? गवर्नमेंट हमसे टैक्स कमाती, तो उस टैक्स का क्या करती है गवर्नमेंट? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, हमारे पे नहीं लगाते। अच्छा, मतलब हमारे ऊपर ही लगाते हैं, भले ही बीच में कुछ करप्शन वगैरह भी हो जाए। चलो, तो ध्यान से समझना कि आप ये समझ रहे हो कि आज हमारे ऊपर नो डाउट कि टैक्स का बर्डन बहुत सारा है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं गवर्नमेंट बजट पे बात करने वाला हूँ और पूरा चिट्ठा खोलेंगे गवर्नमेंट का। ठीक है, पर उसकी कहानी बाद में आएगी। तो होता क्या है कि नो डाउट कि हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है, बट स्टिल गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्च करती है। बात समझ आ गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, पेंशन पे, सब्सिडीज पे, उन सब पे खर्च हो रहा है, कई सारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स चला रहे हैं गवर्नमेंट जो है, तो उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। पर ब्रिटिशर जो टैक्स से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया पे खर्च ना करके इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? बाहर ले जा रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ बोलते हैं। अब इंडिया से ले जाके कहां पे क्या करेंगे वो? तो देखो ध्यान से, आपको पता है ना कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया था? पता ही नहीं है ना, यूएसए को भी गुलाम बना रखा था उसने। तो उस समय क्या थे कि ब्रिटेन की अलग अलग कॉलोनीज थी। ठीक है, तो उन कॉलोनीज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए खर्च कर रही थी, अपनी आर्मी के ऊपर खर्च कर रही थी, अपने कंट्री में उसका यूज कर रही थी। तो इसी को क्या बोला गया? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ बोला गया, कि जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो इंडिया पे खर्च ना करके इंडिया से बाहर जो कॉलोनीज हैं उस पर खर्च हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च हो रहा है, आर्मी पे खर्च हो रहा है, उन सब पे खर्च हो रहा है। कि हमें कैसे पता चला कि हमारा वेल्थ यहाँ ना लग के कहीं और लग रहा है? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? नाम। रुक जाओ, बुक की बाद में बात कर लें। देखो बच्चों, कभी नाम सुना है दादा भाई नौरोजी का? देखो हुआ क्या कि 19 सुनो 1867-68 के लिए दादा भाई नौरोजी ने ना पहली बार इंडिया के नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। हाँ, तो अब इससे ये हमें पता चला कि जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो हम पे खर्च ना करके वहां ले जा रहे हैं। तो एक बुक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके वैसे काम की नहीं है, वैसे काम की है कि अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की बात की। किसकी बात की? बात समझ आ गई? तो उससे हमें पता चला ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के बारे में। क्लियर है? पर इसमें कुछ और भी इकोनॉमिक्स थे, और आपके एग्जाम में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर या वॉज एसोसिएटेड विद एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो दादा भाई नौरोजी तो थे, और कौन थे? विलियम डिग्विग, वी के आर वी राव, आरसी देसाई, हाँ कौन? वाडिया एंड जोशी, पिंडले। तो ये सब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाया इंडिया के अंदर, और ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज थी, कॉलोनियल रूल था, एलियन का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बताया। पांचवा पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन सेंसस। मतलब हम इसे यूं कह सकते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। कौन सी प्रोफाइल? डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इससे क्या समझते हो आप लोग? इसका मतलब है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके कंपोजिशन, किसकी बात हो रही है? इंडिया के पॉपुलेशन में कंपोजिशन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या है कि तो ब्रिटिशर के टाइम में ही इंडिया में पहला पॉपुलेशन सेंसस आया।
क्या पता है कब आया? ध्यान रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, बताओ जल्दी से। सर 1872, ठीक है, आज ही पढ़ा था। अच्छा सोशियोलॉजी है आप लोगों के पास, तो पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। हाँ सुनो, बट ना ये कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस नहीं था, ठीक है। फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉपुलेशन सेंसस ये कब शुरू हुआ? 1881 से। एंड आफ्टर 1881 ऑन एवरी 10 years पॉपुलेशन सेंसस इज बीइंग कलेक्टेड, ठीक है, हर 10 साल में इसके बाद हो रहा है। ये बात समझ आ गई? अब देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे कैलकुलेट हो रहा है। तो एक ना ईयर था, सुनना देखो यहां पर 1881 है, ठीक है, यहां से पॉपुलेशन क्या हुआ? बढ़ रही है। उसके बाद मान लो ये एक ईयर है 1911 का, इसमें क्या हुआ? पॉपुलेशन फॉल हुआ। और इसके बाद आज तक टिल डेट पॉपुलेशन फॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या हुआ था? पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन हुई थी, मतलब नेगेटिव ग्रोथ था। क्या था इस पीरियड में? नेगेटिव ग्रोथ था। बात समझ आ गई? क्योंकि इसका रीजन पता है आप लोगों को? हाँ हाँ, वर्ल्ड वॉर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, अभी बताता हूं। तो ये जो है ना, ये वाला 1921, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि ये ऐसा टाइम था जिसमें पहली बार पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी। उसके बाद आज तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई थी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो देखो मैंने ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स आप लोगों को नहीं समझाए हैं, मैंने सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स समझाए हैं। इसका यूज कैसे करना है इस चैप्टर्स के अंदर वो मैं बताऊंगा। इस बार का शायद आप लोगों ने पेपर देखा था इकोनॉमिक्स का। एक्चुअल में क्या था कि मैं ये कहता हूँ सारे बच्चों को कि इस बार का अगर 10th का पेपर देखो या 12th का पेपर देखो, तो आप 80 में से 60 मान लो पूरे ला सकते हो, एमसीक्यू को छोड़कर। एमसीक्यू में लाना टफ हो रहा है बच्चों के लिए, तो इसलिए एमसीक्यू की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। विलियम डिग्बी, बीके आरबी राव, आरसी देसाई, ऐसे बहुत सारे नाम है, वाडिया एंड जोशी, रमेश दत्त, अब मैं कितने नाम बताऊं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार नेशनल इनकम का एस्टिमेट किसने लगाया, तो आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। बता देता हूँ, बीके आरबी राव ने साइंटिफिक मेथड दिया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, 1833-34। अब इतनी डेट्स नहीं है ना आप लोगों में, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर इसमें जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा है ना, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। संदीप गर्ग में पहले तो वो कहानी लिखी हुई है कि इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, वो चीज ना लिख के डायरेक्टली वो जब लिखेंगे ना वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। वो क्या है? फॉरेन ट्रेड है। जबकि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। लिखवाने की जरूरत है इसमें या नहीं है, मुझे बता दो। चलो लिखो। रेवेन्यू collected by Britisher India, revenue collected by Britisher in India were not expenses expended in India. Instead of this, they utilized Indian wealth or revenue, Indian wealth or revenue for following purposes. Number one, they made huge expenses. They made huge expenses to maintain their colonies, to maintain their colonies and administration. अगला पॉइंट दूसरा, ठीक है। देखो हमने पहला जो चीज था उसमें ये बता दिया एग्जामिनर को कि देखो जो ब्रिटिशर यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
उसका यूज वो इंडिया पे नहीं कर रहे हैं, वो फॉलोइंग जो पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट में हमने क्या बताया कि जो अदर कंट्रीज है वहां पे जो कॉलोनीज हैं उनके, उन पे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे वो लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए, एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री, एक्सपेंसेस ऑन देयर मिलिट्रीज। ठीक है, अभी ये जो दो बातें की, कॉलोनीज तो कहीं और होती है, उनके देश में नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट था वो मिलिट्री होगा, अपने देश में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट था ना, अपने इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलपमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस टू ग्रो देयर इंडस्ट्रीज, हाँ, टू ग्रो देयर इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिल्ट, हाँ तीसरा पॉइंट हो गया ना ये। अभी मैंने ये चैप्टर सीक्वेंस में शुरू नहीं किया है, इस चैप्टर में सिर्फ मैंने ये 5 पॉइंट्स बताए, मतलब इस चैप्टर का निचोड़ बताया आप लोगों को। ठीक है, इस चैप्टर में आप कुछ भी खोल कर देख लो आप अपनी किताब में, ठीक है, कोई सा ओपन करके देखो, कोई सा भी टॉपिक अपनी बुक में, कोई सा भी टॉपिक ओपन करके देखो जरा पहले चैप्टर में, बेस ओवरव्यू है ये। ठीक है, मतलब हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, पॉइंट समझने, और सबसे ज्यादा जो मेहनत करवाता हूँ ना बच्चों को, वो आंसर लिखने में करवाता हूँ। उन्हें नहीं पता आंसर कैसे लिखना है, आता है आप लोगों को लिखना? अगली क्लास में 2 क्वेश्चन के आंसर लिखवाऊंगा, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, और आप एक एक करके कि एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये है ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इन सब पर बात करूंगा। ठीक है, एक एक करके। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यूटिलाइज करेंगे उस चैप्टर के अंदर। और क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया था तो बोरिंग हो सकता है, हाँ, अलग पढ़ा था ना, आज कुछ अलग मिला आप लोगों को और कनेक्टेड मिले सारे। बेसिकली क्या था कि